तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू बताएगा कोई बच्चा? कोई कैलकुलेट कर लो ये यार। 0.311। 0 0.311। परफेक्ट परफेक्ट ओके। अच्छा, तुमसे कह रहा है कि इट्स स्पीड एज इट मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोर, थ्रू द फ्लोर, ओके। 3 नंबर दे रहे हैं। अच्छा जी। सर तो इस पे मैक्सिमम स्पीड वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता ना? नहीं, क्योंकि उसने मैक्सिमम स्पीड वाली कोई पोजीशन कहीं भी नहीं है, सही है। यानी उसने आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपके पास जो है आप कह रहे हो कि मीन पोजीशन आपको नहीं बताई हुई, सही है। उसने कहा है एज इट मूव डाउनवर्ड थ्रू द क्लोथ। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अगर मैं इसको सेंटर से ब्रेक करूं, सही है, तो इसका मतलब ये हो गया 11, सही है। और ऊपर हो गया 11, सही है। सो अब 11 में से जब ये निडल नीचे जाएगी तो इसका मतलब है कि उसने 8 तक तो नीचे जाना है, सही है। तो पीछे कितना बच जाएगा? 11 - 8, 3 बच जाएगा, सही है। अच्छा देखो, याद रखना कि हम ये हमारे पास जीरो की लाइन है। अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो दोबारा से देखो। ये हमारे पास है जीरो की लाइन, यहाँ से जाएगा नेगेटिव में 11, सही है। और फिर जब नेटिव ऊपर आएगी तो यहाँ से जाएगा पॉजिटिव में 11, राइट। सही, एक डिस्टेंस तो ये दिया हुआ है जो कि एम्पलीट्यूड है, राइट। यहाँ पे एक और डिस्टेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सही है। अब देखो, जब ये नेडल नीचे जा रही होगी 11 डिस्टेंस तक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से तुम 11 कम करना शुरू करोगे, सही है। सो पहले तो 8 सब्ट्रैक्ट करोगे। जब 8 मतलब जब ये नेडल जो है वो 8 मिलीमीटर नीचे पहुंची होगी तो वो बिल्कुल इधर पहुंच जाएगी, राइट। और अब इसके बाद, अब इसके बाद, सही है, मतलब उसने कहा है कि इस पॉइंट पे तुम निकाल दो, सही, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे तुमसे कह रहा है निकाल दो। जब नीडल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पहुंची होगी इधर, राइट। तो इस पॉइंट पे तुमसे कह रहा है कि वो तुम निकाल लो, सही है। तो अब इस पॉइंट पे जो तुम्हारे पास जब निडल होगी, वो निडल, ये वाली जो लाइन है बेसिकली नीचे थोड़ी सी शिफ्ट हो गई होगी, सही है। ये थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई, इधर आ गई होगी, सही है। और ये वाला जो डिस्टेंस रिमेनिंग होगा वो कितना होगा? 3 मिलीमीटर का होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि इतना इतना नीचे जा सकती है निडल, इससे नीचे नहीं जा सकती, राइट। सो 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस बचा होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? V इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, जिसको हमने कहा था एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पे भी नहीं है, मिनिमम पे भी नहीं है, बल्कि समवेयर इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम है। तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। और हमें ये कैसे पता चला कि समवेयर इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है? उसके लिए हमने एक और ही कर ली कि भाई जीरो हमारे पास मीन पोजीशन है, जीरो से जब 11 नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि कपड़े का 11 में से जब 8 नीचे पहुंच जाएगा तो कपड़े को कट करेगा, सही है। और मजीद जब 3 नीचे पहुंचेगा तो कपड़े को पास कर जाएगा और नीचे चले आएगा, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एज इट मूव डाउनवर्ड थ्रू द क्लोथ, तो वो जिस पॉइंट पे वो क्लोथ को पास कर रहा होगा, यानी 8 मिलीमीटर नीचे आएगा, उस पे आपने लेना है, राइट। तो आपके पास जो ओमेगा आ गया वो आपके पास है 9 पाई, राइट। और ये भी स्क्वायर होता है, राइट। और आपके पास जो एक्स नॉट है, और यानी जो एम्पलीट्यूड है, वो आपके पास है 11 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, राइट, माइनस जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास है 3 मिलीमीटर की, राइट। तो 3 एक्सपोनेंट -3, राइट, और इसका स्क्वायर। तो जरा निकाल दो कितना बनता है। 0.295। ओके, 0.295। तो 0.30 ले लो। सही हो गया ना? क्लियर हो गया बच्चों? यस, किसी को कोई मसला है तो प्लीज बोलो। 0.269। 27 होगा। 269, 27 ले लेते हैं। सही है, चलो। सही है ना? क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है? जी सर नो क्लियर सर। है। अच्छा जी, नो चलो। सर, मैंने गलती करी। 0.3 है। ओके, 0.30 सही है। ठीक है, फाइन। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मजे का है, 2-3 क्वेश्चन मजे वाले करते हैं, उसके बाद तो सेंड करेंगे। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक वो ऊपर वाला कर लेते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं।
सही है, 3 क्वेश्चन है मजे के। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो आओ, तो अगला आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन आ रहा है। A vertical peg is attached to the edge of a horizontal disk of radius r. As shown, the disk rotates at constant angular speed omega. A horizontal beam of parallel light produces a shadow of peg on a screen as shown. Okay. अच्छा देखो, यहाँ पे ना एक चीज है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। ये जो पैक जब मूव कर रहा होगा, तो पैक की ये मैक्सिमम पोजीशन होगी, सही है, और पैक की ये मिनिमम पोजीशन होगी, राइट, और पैक की ये मीन पोजीशन होगी, राइट। तो जो आपको वेव मिलेगी वो अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब ये इस तरह से स्क्रीन बना लो अगर इसको, सही है, तो आपको जो वेव मिल रही होगी वो इन दो पॉइंट्स के बीच में मिल रही होगी, सही है, इन दो पॉइंट्स के बीच में मिल रही होगी, सही है। किस तरह से, यहाँ पे अगर हम सेंटर ड्रॉ करें तो सेंटर ये आ रहा है, सही है, और ये मेरे पास आ रही है वेव, नहीं ये वेव आ रही होगी इस तरह से, राइट। अच्छा जी, और है, अच्छा अब यहाँ पे अगर तो, अब डिपेंड करता है कि रोटेशन आपने स्टार्ट कहाँ से की है, सही है। अब अगर तो रोटेशन यहाँ से आप ले रहे हो, तो उसकी उस हिसाब से वेव बनेगी, कहीं कहीं जहाँ से भी ले रहे हो उसकी उस हिसाब से वेव बनेगी। खैर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, आगे चलो, खैर आगे चलो, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन रिलेट कर दिया ताकि आसानी हो, आगे आ जाओ। At time 0, the peg is at P, producing a shadow on the screen at S. At time T, the disk has rotated through angle theta. The peg is now at R, producing a shadow at Q. Determine in terms of omega and T the angle theta. अच्छा, अब बेसिकली तो एक एक चीज समझ लो प्लीज, ये वैसे सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रहा है, इसको अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में नहीं जा रहा और इसमें पैराबोलिक मोशन में नहीं जा रहा, लेकिन उसने कहा ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट, तो यहीं से स्टार्ट हुआ है और वो ऊपर को जा रहा है, राइट, वो आर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, सही है। तो अब आपको पता है सर्कुलर मोशन में क्या फॉर्मूला पड़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी, समझ गया ना भाई? Yes, sir. ओके, अगला आगे आओ, सेकंड पार्ट। Uh, in terms of omega T and R, the distance SQ. द तो डिस्टेंस SQ इज, arc होगा सर्कल का। है, कैसे भाई? सर पी और आर की वो जो पॉइंट पी पे और आर पे जो उसका शैडो बन रहा है, तो पी और आर उसका आर्क लगता है, तो एस क्यू ब्रो भी नहीं, देखो एक्चुअली ना, ये आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास आर्क लेंथ होने वाला है, सही है, और एस और क्यू का जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी, सही है, वेव की, ये वेव आपको साइन वेव दिख रही है तो इसके लिए आपको साइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एस क्यू इज इक्वल्स टू आर, विच इज द एम्पलीट्यूड और विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। क्योंकि जितना ये आर होगा, जितना ये वाला आर है, ये आर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, जितना ये आर है उतनी ही इसकी लेंथ होने वाली है, राइट। तो ओके। आर साइन ओमेगा टी, राइट, ये बन रही है, सही हो गया। क्योंकि अगर आप मे भी पूछो कि भाई आर कैसे होगा, तो जब आपका पैग इधर आएगा, नीचे वाली पोजीशन पे आएगा, इस वाली पोजीशन पे, लोअर वाली पोजीशन पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कितना, आर, सही, और यही डिस्टेंस हमने यहाँ पे भी प्लॉट कर रखा है लाइक दिस, आर, सही है, तो इस वजह से ये होगा, क्लियर ना? जी सर। परफेक्ट, चलो आगे आ जाओ। Use your answer to A2 to show that the shadow on the screen performs a simple harmonic motion. ओके, क्या बोले? सर वो इक्वेशन आपने बताई थी एक्सेलरेशन की, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, उससे कंपेयर करेंगे। एक्चुअली चलो हम ही कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मतलब बेसिकली हमने इसको, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल लीड अस टू द एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन, और उससे हम कह सकते हैं, मतलब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ एस क्यू लीड्स टू द रिलेशन
that a is directly proportional to negative x and both are oppositely directed, right? बस ये आपके पास होगा। चल आगे आ जाओ। The disk has radius of r of 12 centimeters and is rotating with the angular speed of 4.7. Determine the shadow on the screen. For the shadow, the frequency of oscillation. ओके तो ओमेगा दे रखा है। क्या भाई? तो 2 पाई f का फॉर्मूला लगाएंगे। जी सर। परफेक्ट हो गया। तो ये निकाल लो कितना आ रहा 0.748, 0.75. है? 7.5। ओके आगे आ जाओ। The maximum speed ये होगा v is equal to r omega. तो ये एक्स नॉट ओमेगा कह रहे थे, तो ये क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस जो है इन टर्म ऑफ एक्स नॉट और एम्पलीट्यूड इन टर्म ऑफ एक्स नॉट ले रहे हैं। ये अगर आप आर ओमेगा कह रहे हो तब भी चलेगा, सही, क्योंकि यहाँ पे उसने आर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये और आर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, हाउ मच आर दिया उसने? 12 सेंटीमीटर। फिर ओके। ये हाँ, स्टार तो 9 आ गया। -2 परफेक्ट। और यहाँ पे आपके पास है 4.7, राइट? सो आपने कहा 9.0। ओके नहीं सॉरी चलो। सर, 9 56.4 है। ओके 56.4, तो 56 ले लेते हैं। सही है, परफेक्ट। अच्छा, वैसे ये सेंटीमीटर के अंदर ही है, तो आपने आई होप सो कन्वर्ट नहीं किया होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 4.7 किया होगा, राइट? ये नहीं कन्वर्ट किया। परफेक्ट, सही हो गया। तो 12 × 4.7। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरह का एक ग्राफ हमने किया तो नहीं है फिलहाल, चलो कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। आ जाओ अहमद, तुमने करना है। अहमद क्विक। The position with displacement x of the acceleration a of the center of the cone of a loud speaker is shown in figure 3.1. ओके, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और एम्पलीट्यूड में दिया हुआ है -3 का, या 3 का, सही है, मिलीमीटर के अंदर। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सही है, फाइन। Now, आगे आओ। state two features that show that the motion of the cone is simple harmonic. तो अच्छा से सर इसमें बोलो बोलो बोलो। इसमें एक एक माइनस नहीं नहीं आ रहा, बताएं। देखो आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए इक्वेशन आपके पास होती है x=a=x0 ओमेगा स्क्वायर, राइट? ये आपके हाँ पास है, तो इसका इसमें मतलब माइनस, है हाँ कि वही मैं वही करूँगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी ग्रेडियंट आपका नेगेटिव में आना चाहिए। ये यहाँ पे ग्राफ से आप ऐसे शो करोगे, मतलब हम लिखते तो है ना कि दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव में आना चाहिए। सो उसने कहा कि भाई ग्रेडियंट इज नेगेटिव, राइट? एक बात हो गई। अच्छा जी, दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि भाई द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट? द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो किसी और का होगा, राइट? चलो आगे आ जाओ। use data हम्म use data from figure 3.1 to determine the frequency in hertz of vibration of the cone. हम्म। अब यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी तुमने निकालनी है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। अगर तुम इस इक्वेशन को याद करो तो तुम फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंच सकते हो? वो सर ओमेगा की जगह हम 2 पाई f लगा देंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई? ओमेगा की वैल्यू वो ग्रेडियंट पहले ऑफ हम द बोले ग्राफ से थे। आएगी, ग्रेडियंट, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। सही है, परफेक्ट। सो आपने कहा कि भाई ओमेगा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, राइट? या नेगेटिव लगा दो क्योंकि ग्रेडियंट भी नेगेटिव में आने वाला है, सही है। और अच्छा, अब ग्रेडियंट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 0 0 है, 750 यहाँ पे आ रहा है, 750 डिवाइड बाई 0.3, सही है।
सो हमने कहा कि भाई ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है 750 वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.3 एक्सपोनेंट -3, ये एक्स की वैल्यू आ रही है। सही है, तो ये आपके पास आ गया। सही है, ग्रेडियंट। सही, जब आप इसको रूट करोगे तो ये आपके पास पीछे ओमेगा बच जाएगा, और ओमेगा आपके पास है 2 पाई एफ। सही है, सो एफ को भी वहां डिवाइड कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 पाई इज इक्वल टू एफ। राइट, तो इसकी वैल्यू निकालो, आपके पास आ जाएगा। सही, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हो गया। यस, कहाँ रह गए? 251, 251.7, 251.65. ओके, ओके, तो हम इसको जो है 251.65, तो 250 ले लेते हैं। 250, ओके। आगे आ जाओ, अगला पार्ट। The frequency of vibration of the cone is now reduced to one half of that calculated in B. The amplitude of vibration remained unchanged. On the axis of frequency point 1, draw a line to represent the vibration with displacement x of the acceleration a of the center of the loudspeaker cone. So, सर वहां से वो बनेगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन अभी इतनी है। सही, उसने क्या कहा है कि क्या चीज़ कम हो गई है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इज नाउ रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। सो फ्रीक्वेंसी हमने 250 निकाली है, पहले निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे हो जाएगी 125। सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 125। सही। अच्छा, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी 125 को यूज करें और हम ओमेगा निकाल लें, ओमेगा स्क्वायर निकाल लें बल्कि। सही है, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आ जाएगी हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पाई इंटू 125 करना पड़ेगा। सही है, तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, कितनी वैल्यू बनती है इसकी भाई? 785.4. 785.4। ओके, तो ये मेरे पास आ रही है। सही है, और ये मेरे पास आ गया ओमेगा की वैल्यू। अच्छा जी, पहले जो ग्रेडियंट आ रहा था वो मेरे सर पास आ रहा ओमेगा है। एक स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, राइट आपने? नहीं सॉरी, मैंने ओमेगा की निकाली। एक ओमेगा की निकाली, इसको स्क्वायर करो। 616850.2. 616 एट 616। फाइव 850.3. ओके, ये आपके पास आ रही है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सही है, जो कि आपके पास है ग्रेडियंट। सही है। अच्छा जी, अब उसने कहा कि भाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन रिमेन अनचेंज, राइट? तो ओमेगा बेसिकली आपको क्या बता रहा है? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बेसिकली आपके पास किसके बराबर था? A/x0 के बराबर था, राइट? तो अगर हमने एक्सेलरेशन निकाली, क्योंकि x0 तो सेम है, राइट? तो अब मैं अगर यहाँ पे x0 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, विच इज 0.3, 0.3 एक्सपोनेंट -3, जरा मल्टीप्लाई करूँ कितना बनता है? 55 सॉरी, 516.5. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 516। 5 ओके, 516। 55516.52. ओके, तो आप कह रहे हो 516.2, इसका मतलब 560 इसकी एक्सीलरेशन आ रही होगी है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, एम्पलीट्यूड हमारे पास 0.3 है। हाँ, 0.3 है, मिलीमीटर के सर अंदर है, भेजिए, मैंने मिलीमीटर में। देख लें। क्या चीज़ भेजिए? हाँ सही है, समझ गया मैं। जो मेरे पास लेकिन अलग आ रही है। आई एम गेटिंग 185.55, 185.55। आपके पास ऐसी क्यों नहीं आ रही? 0.055।
सही है, एक्चुअली एक्सेलरेशन ये आ रही है। सही है, समझा? अगर तो आपको एक्सेलरेशन की समझ में आ गई है तो आप एक्सेलरेशन प्लॉट कर लो, 185 ले लो, 190 ले लो, आपकी मर्जी है। तो आपके पास जो है 250 और 125 और एक 25 पे एक बॉक्स है। सही है, तो 125, 150, 175 और 190 यहाँ पे आ रहा होगा। So amplitude of the oscillation is actually the same, right? But the frequency frequency आपने हाफ की हुई है, तो आपके पास ये आ जाएगा 195 लाइक here। अच्छा मुझे बताना सच्ची सच्ची कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? प्लीज, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा। सर लास्ट पार्ट नहीं समझ आया मुझे, लास्ट में ओके जो करवाया है आपने, कैलकुलेशन जो करवाई। ओके, और कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? फिर मुझे कुछ भी नहीं आ समझ। ओके, लास्ट पार्ट का या पूरे क्वेश्चन का? फिर पूरे क्वेश्चन का। क्यों भाई, पूरे क्वेश्चन में क्या मसला? पूरे क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट का, पूरे क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं ये जो सर, अभी वो ग्राफ वाला हिस्सा, वो उस पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो ग्राफ का था। ये वाला, ये लास्ट पार्ट सी पार्ट, या फिर इसका सेकंड पार्ट भी, पार्ट बी भी? सर सी पार्ट सिर्फ। सिर्फ सी पार्ट, ओके आओ सुनो। अच्छा जी तो इसको मिटा दो फिर। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन की समझ में आ रही है कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है? पहले मुझे ये जी सर। बताओगे, क्वेश्चन की समझ में आ रही है? ओके। तो उसने तुमसे दो चीजें बोली हैं। उसने कहा कि भाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कोन इज नाउ रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। 250 आपने निकाली थी, फ्रीक्वेंसी कितनी रह जानी है? जरा रिप्लाई करना प्लीज, साथ देना। 150 रह जानी है, राइट? 125। बाय। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन रिमेन अनचेंज, राइट? एम्पलीट्यूड पहले कितना था? 0.3 था, अभी भी 0.3 रहेगा, ऐसे ही। जी। ओके, तुमसे पूछ क्या रहा है? ऑन द फिगर ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन, राइट? सो बेसिकली तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें जो है ना, दो, क्योंकि जाहिर बात है ये जो ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है, राइट? और तुम्हें दो मैक्सिमम पॉइंट पता है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, तो तुम ग्राफ बना लोगे, राइट? अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो अगर हम जो नई वाली लाइन है, अगर हम उसके लिए कोऑर्डिनेट लिखें, तो हमें पता है कि भाई -0.3 तो उसका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? लेकिन इसकी एक्सेलरेशन क्या है वो हमें नहीं पता। सही है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 0.3 तो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा होगा। सही है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में होगा। सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमें नहीं पता। सही हो गया? सो अब बेसिकली हमने क्या करना है, वी हैव टू वर्क आउट फॉर द एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है। समझ पा रहे हो? टारगेट जी समझ गए हो कि क्या करना है? एक्सेलरेशन की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, राइट? क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि वो अनचेंज है, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में था 0.3, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा था। सही है, तो उतना ही नए वाले पार्ट के अंदर भी होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन चेंज होगी। इज दैट क्लियर? जी एनी सर। प्रॉब्लम? ओके फाइन। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही होता है फॉर्मूला। हमें पता है कि भाई हमारे पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है, जो कि एम्पलीट्यूड है, वो वैसा ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, 0.3 मिलीमीटर है। एक्सपोनेंट -3 हमने रख दी, सही है। ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। और उसने एफ का हुआ है, उसने हाफ फ्रीक्वेंसी कर दी हुई है, सही है। तो आपने 150 रख दिया, सॉरी 125, 125, और आपने इसका स्क्वायर कर दिया। क्या मुझे बताओ, अब भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आई या अब समझ में आ गई? इससे आपके पास एक्सेलरेशन निकालनी है। सर आ गई समझ। सही है, क्योंकि यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट बोथ एंड्स, राइट? तो उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया, फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी थी, उससे अब वहां से आपने निकाल लिया। क्लियर ना? यस सर क्लियर। ओके, निकालो कितना आता है। सर माइनस माइनस वन 29। -1 85। 85.055 आ रहा था, ओके फाइन। सही, मैंने इसको 190 पे राउंड ऑफ किया, राउंड अप किया था, राइट? क्लियर हो गया ना? जी सर।
बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। सही, मैंने एक्चुअली थोड़ी सी उल्टी कैलकुलेशन की थी तो वो गंदी हो गई। ओके, एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इब्राहिम है? इब्राहिम की कोई आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ है। जी सर, नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे ही हूँ। पक्की बात है? पता नहीं तुम सुन रहे हो तो कहाँ, सो रहे हो तो कहाँ, कहाँ नहीं होते हो, सर, क्या करते हो? अबे बिल्कुल अंडरग्राउंड होके बैठते हो तुम। क्या हो गया, कोई पकड़ लेगा? बोला कर भाई। नहीं सर, बस आपको इतना मूड नहीं माइक में बात करने का, तो बस मैं अरे क्लास सुन रहा हूँ। हाँ। अबे सुना मत करो बे, थोड़ा बोल भी लिया करो यार, बगैर बोले कैसे मजा आता है? तुम कैसे बैठ जाते हो? तो औरतों को देखो, सबसे बोल रही है, अभी तक बोल ही रही है और उन्होंने बोलना है आगे चलते ही। तो थोड़ा सा सीखो यार, औरतों से थोड़ा सा इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। तो आओ ये क्वेश्चन देखो प्लीज। A cylinder and a piston used in a car engine are illustrated. Um, ओके, ठीक है सर, नीचे कीजिए। आ जाओ। The vertical motion of the piston in the cylinder is assumed to be simple harmonic. The top surface of the piston is at AB when it is at its lowest position, it is at CD. And when it is at its highest position, it is marked. The displacement d of the piston may be represented by equation d equals minus 4 cos 220t. State the distance between lowest position AB and the highest position CD of the top surface of the piston. हम्म। अच्छा, अगर आप ये देखो तो सी डी टॉप को कह रहा होगा, ए बी लोएस्ट को कह रहा होगा, है ना? और इसके बीच में ऑसिलेशन हो रही होगी यहाँ से यूं, राइट? तो यूं ऊपर जा रहा होगा, यूं नीचे आ रहा होगा, राइट? क्लियर? तो मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या करोगे? कोई आइडिया दोगे मुझे प्लीज? यस, एनी आइडिया? कुछ तो बोल यार। ये तुम्हारे पास आ गया सिस्टम, राइट? कहाँ चले गए हो? पता नहीं कहाँ गया है। खैर, सर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन डी सी? इक्वल्स माइनस 4 220। कहाँ पे अप्लाई करोगे? सर यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं मुझसे। देखो, तुम्हें अगर मैं तुमसे पूछूं, पहले तो इंडिपेंडेंटली मुझे बताना प्लीज, कि क्या तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड ए बी से लेकर सी डी तक पूरा होने वाला है या नहीं? यस और नो? यस, क्विक। अबे जल्दी बोल यार, टाइम नहीं है। क्योंकि वो ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, तो आई गेस हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो, इसकी मीन पोजीशन क्या होगी? क्या सी डी इसकी मीन पोजीशन होगी? जी सर। है। सी डी मीन पोजीशन होने का मतलब है कि सी डी से उतना ही नीचे भी जाएगा, फिर जितना ऊपर ए बी भी नहीं जाएगा सर, उतना वो ही नीचे नीचे से आ रहा है तो तो इसका नहीं मतलब आएगी। नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन शुड बी इन बिटवीन ए बी एंड सी डी, ऐसा ही? यस। ओके फाइन, आपको मीन पोजीशन पता चल गई। मुझे बताओ, अच्छा, मीन पोजीशन को ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर जितना डिस्टेंस होना है नीचे भी उतना ही होगा, ऐसा ही? जी सर, ऐसे ही है। फाइन। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, साइन की लिखी हुई है, कॉस की लिखी हुई है? सर कॉस की। कॉस की लिखी हुई है, ओके। कॉस के अंदर जो ये वाली टर्म होती है, किस चीज को रेफर करती है? एम्पलीट्यूड। वेरी गुड। एम्पलीट्यूड बोले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 4। तुमसे क्या मांग रहा है? तुमसे क्वेश्चन में मांग रहा है कि स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पोजीशन ए बी एंड द हाईएस्ट पोजीशन सी डी। ऊपर से नीचे तक का पूरा डिस्टेंस मांग रहा है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, टोटल कितना हो गया भाई? ये तो हो गया सर। समझ गया ना? जी समझ आया। चलो, आगे आओ, आगे आओ। Determine the number of oscillations made per second by the piston. कौन सी क्वांटिटी निकालने का बोल रहा है ये? Frequency. वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालोगे क्वेश्चन के अंदर, अगर देखो इक्वेशन से हेल्प लो प्लीज।
अगर तुम इक्वेशन देख पाओ तो उसने इक्वेशन दी हुई है डी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड की फॉर्म में कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पे उसने क्या रखा हुआ है 220, राइट। तो इसका मतलब है 220 आपको स्टेट अवे ओमेगा की वैल्यू गिवन है, राइट। और ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ होता है, सही है। तो जरा निकाल दो कितना आ रहा है। नहीं, 110 ओवर पाई आ रहा होगा, जो कि कितना होगा। आई एम गेटिंग 35। सही है। चलो आगे चलो। यस राम, आ गया हो जल्दी। Draw a line to represent the top surface of the piston in the position where the speed of the piston is at maximum. ओके, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती थी, मीन पे होती थी या मैक्सिमम पॉइंट्स पे होती थी। सर यस, मीन पे। मीन पे होती थी, परफेक्ट। तो मीन आ जाएगा इधर को, राइट, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होनी है, राइट, क्लियर। जी सर, क्लियर है। परफेक्ट। अच्छा जी। अच्छा, मैंने ये मार्किंग उल्टी की हुई है, ए बी नीचे सी डी ऊपर, ओके। अच्छा आगे आओ, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था भाई। एक्सेलरेशन 0 पुट कर देंगे। अबे ओए नहीं, ये वाला लगाओ ना, एक्सेलेरेशन कहाँ जीरो पुट करोगे। मैक्सिमम स्पीड में ऑलवेज ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सही है। ठीक है। एक्स नॉट आपके पास कितना, हाँ हमने 4 यहाँ से स्ट्रेट अवे पता चला था 4 इन सेंटीमीटर है, उसने कहा हुआ है कि डी मेजर इन सेंटीमीटर, राइट। तो तुमने कहा कि भाई 4 एम्पलीट्यूड आ गया, और ओमेगा आपने कहा 2 पाई। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आपको पूरी की पूरी दी हुई है 220 के फॉर्म में, राइट, क्योंकि अगर हमने हमने इसको कंपेयर किया था ओमेगा टी से, राइट। ए कॉस ओमेगा टी, ये एक्चुअल इक्वेशन होती है, सही। सो ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन 220, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 880। क्लियर हो गया। चलो आगे आओ, यहाँ पे चलो, जल्दी आ रहे बेटा, 6 मिनट बाकी हैं, इससे पहले कंप्लीट करना है। अबे बहुत टाइम लगा रहा है यार, कहाँ गया। The engine of a car has several cylinders. Three of these cylinders are shown. और सर नीचे कीजिएगा। आओ 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 जल्दी आओ। X is the same cylinder. Y and Z are two further cylinders with the lowest and highest positions at top surface of each piston indicated. The pistons in the cylinders each have the same frequency, but they are not in phase. At a particular instant, the position of the top of the piston in cylinder X is as shown. In cylinder Y, the oscillations of the piston lead those of the piston in cylinder X by a phase angle of 120. Read the diagram of cylinder Y by drawing a line to show the top surface of the piston and an arrow to show the direction of movement of the piston. ओके, कोई चीज कैलकुलेट नहीं करनी है, सिर्फ निकालना है, क्या करोगे जल्दी से बता दो प्लीज, माइक बंद करने से पहले, फिर तुम गायब हो जाते हो, पता नहीं किससे बात कर रहे हो। अगर तुम ऐसे यहाँ पे गौर करो, अगर तुम इसको ब्रेक डाउन करो, मीन से अगर तुम इसको ब्रेक डाउन करो, सही है। तो जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसका मतलब है उसने क्वार्टर मूव किया, 90 डिग्री कवर हुआ, सही। यहाँ से यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब है हाफ मूव हुआ, 180 हो गया, सही है। फिर मैक्सिमम से वापसी आएगा तो इसका मतलब है 3 क्वार्टर मूव हुआ, 270 हुआ, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा तो 360 हो जाएगा, राइट। इस तरह से एक पूरी साइकिल इसकी चलेगी, राइट। अब उसने कहा कि भाई जो दूसरा वाला सिलेंडर है वो 120 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसका मतलब है जब एक्स जो है वो इस पोजीशन पे होगा, ए बी पे होगा, तो वाई वाला जो पिस्टन होगा यहाँ पे आपको पता है कि इसका 90 आ जाएगा, 90 से कुछ ऊपर 120 होगा, सही। तो इसका मतलब है कि जो पिस्टन होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब वाई वाला जो पिस्टन है वो यहाँ से उसको स्टार्ट करेगा, राइट। और ये ऊपर ही को जा रहा होगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, राइट।
क्योंकि 120 डिग्री 180 डिग्री के बाद फिर वो नीचे आएगा, राइट। सो 120 डिग्री ऊपर जाएगा, सही हो गया। बच्चों, सारे बच्चों समझ लो, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मुझे बताना प्लीज। अहमद, अब्दुल्ला, राम। सर ये वाला पार्ट ट्रिकी है। समझ में आया या नहीं आया? देखो, उसने सबसे पहले आपको ये बोला कि जो नया वाला सिलेंडर है, जो वाई वाला सिलेंडर है, वो बेसिकली 120 डिग्री आउट ऑफ फेस चल रहा है, यानी 120 डिग्री वो आगे और ए बी वाला पीछे, राइट। ये कह रहा है आपको, सही। यानी अगर ए बी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, यानी ए बी यानी एक्स वाला जो सिलेंडर है वो अगर ए बी पे स्टार्ट कर रहा है, सो वाई वाला सिलेंडर ऑब्वियसली बात है ए बी से 120 डिग्रीज आगे होगा, राइट। सो हमने जो है इस सिलेंडर के मोशन को ब्रेक डाउन कर लिया, सही है, क्योंकि जो एक पूरी वेव होती है वो 360 डिग्रीज के अंदर होती है, जो एक पूरा सर्किल होता है वो 360 डिग्रीज के अंदर होता है, राइट। सो हमने कहा कि भाई ओके, क्वार्टर जब वो ऊपर मूव करेगा तो 90 होगा, फिर मजीद क्वार्टर जब मूव करेगा यानी हाफ तो 180 हो जाएगा, एंड देन थ्री क्वार्टर 270 एंड फोर्थ क्वार्टर 360, राइट। मैंने मार्किंग की हुई है, सही हो गया। तो इसका मतलब है कि जब ये ए भी अपने स्टार्ट पे होगा, तो यानी एक्स वाला जो सिलेंडर है जब वो अपने स्टार्ट पे होगा, सो वाई वाला सिलेंडर 90 कवर कर चुका होगा, प्लस 30 डिग्रीज और कवर कर चुका होगा, प्लस 30 डिग्रीज और कवर कर चुका होगा, सही है। तो जब एक्स जो है वो अपने स्टार्ट पे होगा, ए बी पे होगा, सो वाई जो है उसकी पोजीशन 120 डिग्रीज होगी, राइट। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे बताओ प्लीज, आना बोलो थोड़ा। हमने अलाइन टू शो द टॉप ऑफ द पिस्टन, ये भी हमने शो कर दिया, एंड टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, ये भी हमने शो कर दिया। आओ आगे चलो। इमरान आगे आ जाओ। For the position in cylinder Y, calculate its speed for this instant. ओए, पीछे वाले पार्ट भूल गया, ये वाले पार्ट छोड़ दिए। Oh, अच्छा, sorry. In cylinder Z, the oscillations of the piston lead those of the position in cylinder X by a phase angle of 240. Complete the diagram of cylinder Z by drawing a line to show the top surface of piston and an arrow to show the direction of movement of the piston. ओके, अब इसमें बता सकते हो इसमें क्या होगा, बता सकते हो? यस इब्राहिम। ऊपर क्या? 90 डिग्री, सही है। और ऊपर क्या? 180 डिग्रीज, सही है। अब यहाँ से जब ये वापसी नीचे आ रहा होगा, तो इसको यहाँ कहीं डाउनवर्ड पे इसको 240 मिलेगा, सही है, इसको डाउनवर्ड पे 240 मिलेगा, सही है। तो वहां पे जो है ये जो है फिर अपना 240 डिग्रीज रीच करेगा, राइट। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसको आप अगर ब्रेक ब्रेक कर करके करोगे तो उससे आपके पास ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। सो जो है ये यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आपको 240 दे रहा होगा, सो यहाँ पे आपके पास 240 डिग्रीज है और ये मूविंग डाउन होगा, नीचे मूव कर रहा होगा। क्लियर हो गया? यस। चलो आगे आ जाओ। अब तुमसे कह रहा है कि फॉर द पोजिशन इन द सिलेंडर वाई कैलकुलेट इट्स स्पीड फॉर दिस इंस्टेंट। अब यहाँ पे वाई के लिए काम करा रहा है, जेड के लिए काम नहीं करा रहा है, सही है। तो अगर आप वाई के लिए देखो, सो वो वाई बेसिकली जो है अपने मीन पोजीशन से 30 डिग्रीज ऊपर है, सो उसको अगर सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, जो कि गिवन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डी इज इक्वल टू 4 cos, और पाई एंगल रख लो 240 डिग्रीज, राइट। 240 नहीं, 120 डिग्रीज, राइट। तो cos 120 कितना होता है?